जय हिंद। बैक टू बैक आईपीओ तो आ ही रहे हैं। अब इस बीच में क्या हो रहा है, एक आईपीओ, दूसरा आईपीओ, तीसरा आईपीओ। अब इस बीच में एक और कंपनी ने अपना डीआरएचपी फाइल करा, ओला इलेक्ट्रिक। हम लोग बचपन में देखते थे ओला इलेक्ट्रिक, जब हम लोग स्टार्टिंग करी थी, मतलब इतना बचपन में नहीं, लाइक 8-10 साल पहले अगर आप जाओगे तो वहां पर ओला कैब्स वगैरह से स्टार्ट किया था। फिर इन्होंने धीरे धीरे टर्न अराउंड करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह में चले गए, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वगैरह में चले गए। अब इन्होंने डीआरएचपी फाइल करा है। अब पहले तो ये समझ लेते हैं डीआरएचपी है क्या। जब कोई कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी कर रही होती है कि मुझे आईपीओ लाना है, वो सेबी के साथ पेपर फाइल करेगी, सेबी उसको रिप्लाई करेगी, तो उसको बोलते हैं डीआरएचपी। अब ओला ने अपना डीआरएचपी फाइल करा है। 400 पेज का डीआरएचपी है। डेफिनेटली 400 पेज तो रीड नहीं किए जा सकते। जो मेन पॉइंट्स है बिजनेस के बारे में, फाइनेंशियल्स वगैरह कैसे चल रहे हैं, शेयरिंग शेयर होल्डर्स है, ओएफएस है, फ्रेश इशू कितना है, ये सब मैंने समराइज किया और आज डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, बट एक चीज आगे बढ़ने से पहले, ये अभी आईपीओ लाने की तैयारी है, अभी आईपीओ नहीं आ रहा। जब आईपीओ आएगा उस पर हम हर बार की तरह डिटेल्ड एनालिसिस बनाएंगे और हर बार की तरह मैं अपना फेयर व्यू दूंगा कि आईपीओ अप्लाई करना है या नहीं करना। बट उससे पहले एक जो हमें प्री होमवर्क करके रख लेते हैं कि एक प्री व्यू मिल जाए, हमें समझ आ जाए क्या चल रहा है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। देखते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ क्या धमाका करने वाला है, कि क्या फाइनेंशियल्स है, क्या बिजनेस मॉडल है, क्या टर्न अराउंड स्टोरी है। क्योंकि ईवी का ये जो सेगमेंट है ना, ये जो सेगमेंट फोकस्ड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, जैसे आईपीओ इनोवा कैप्टअप का आया, आजाद इंजीनियरिंग का आया, मुफ्ती का आया, हैप्पी फॉर्जिंग्स का आया, ये तो मुझे अलॉटमेंट भी मिला था, मोती सन्स का आया, तो यहां पर जैसे जैसे वीडियोस बनते रहेंगे, आईपीओ आता रहेगा, हम लोग अपडेट वगैरह करते रहेंगे। अब मैंने यहां पर इनकी वेबसाइट वगैरह भी ओपन कर रखी है, ओला वगैरह की, कि इनकी वेबसाइट वगैरह देखते हैं कि क्या है पूरा, ये वो समझते हैं क्या है। अब ये पूरा इनका डीआरएचपी है 440 पेज का। डेफिनेटली ये तो एक ना 440 पेज रीड करना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। बट जो मेन क्रक्स है वो आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। अब ये तो सबको पता है कि ईवी पेनिट्रेशन ना धीरे धीरे चलता जा रहा है, ईवी का जो माहौल धीरे धीरे जम रहा है। अब पहले तो ये समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि ईवी पेनिट्रेशन है क्या। देखो, पेनिट्रेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ टायर 1 सिटीज में ही काम कर लिया, दिल्ली में काम कर लिया, मुंबई में काम कर लिया, पुणे में काम कर लिया, राइट, बैंगलोर में कर लिया, नहीं। जो अंदर के टायर 2 सिटीज है उनमें भी, और धीरे धीरे टायर 3 और गांव के टाइम के एरिया में भी जाना ही जाना है। उसे बोलते हैं पेनिट्रेशन करना। क्यों? सबसे बड़ा रीजन यह है पॉल्यूशन। गवर्नमेंट ही खुद बोल रही है कि भैया ईवी व्हीकल यूज करो, सब्सिडी वगैरह भी दे रही है। सबसे बड़ा रीजन तो इसका पॉल्यूशन ही है। डीजल से जितना पॉल्यूशन आता है, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? आपने एक स्कूटर तो खरीद लिया, गाड़ी तो खरीद ली, अब ये हो गई आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। बट इसको चलाने के लिए जो रोज पेट्रोल चाहिए, इंजन फ्यूल चाहिए, गैस चाहिए, उसे बोला जाता है वेरिएबल कॉस्ट। तो जैसे जैसे पेट्रोल के प्राइसेस वगैरह बढ़ते रहेंगे ना, तो ये हिट करता है कंज्यूमर को। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट का फोकस करने के लिए ईवी के ऊपर। वापस आते हैं अब इसके ऊपर। अब जैसे कि डेफिनेटली हम लोग देखते रहते हैं, नितिन गडकरी जी जो ये बोलते हैं कि भाई वी विल सी अ 300% राइज इन ईवी। इनको लगता है कि भाई आगे से 3-4 गुना हो जाएगा ईवी का। इन्होंने ईवी के बारे में बोला और लोकसभा में बोला प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में। तो यहां पे गौर, अब ये सारा अब देखते हैं कि इसका प्रोस्पेक्ट क्या आने वाला है। नितिन गडकरी जी का तो हमने सुन लिया कि हाँ ये बोल रहे ईवी चलेगा, ये ईवी में इन्होंने गाड़ी भी लॉन्च करी थी। तो ओला पे क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या बेनिफिट नहीं मिलेगा, अभी कंपनी कैसा काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो सब हम लोग समझने वाले हैं। इनकी वेबसाइट पे भी देखेंगे क्या क्या चल रहा है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कंपनी ने यह चीज बोली कि अभी तक हम 2 साल में 4 लाख स्कूटर बेच चुके हैं। डेफिनेटली तो बहुत अच्छी बात है कि आप 2 साल में 4 लाख स्कूटर बेच चुके हो। ये तो बेच चुके हो, बाकी ऑर्डर बुक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्शन आएगा। जैसे जैसे इनके वेरिएंट आते रहते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां जाऊं, ओला S1 प्रो, ओला S1 एयर, ओला S1 X प्लस, तो जैसे जैसे इनका अपग्रेड होता रहेगा, नए नए वेरिएंट आते रहेंगे और उसी हिसाब से सेल्स वगैरह पे फोकस रहने वाला है। अब जरा आगे बढ़ने से पहले ना, पहले तो बिजनेस मॉडल को ही समझ लेते हैं कि बिजनेस मॉडल क्या है। ये तो हम लोगों ने समझ लिया, पेनिट्रेशन वगैरह चल रहा है, जैसे ओला S1 प्रो, ओला S1 एयर हो गया, S1 एसओक्स हो गया। तो एक काम करते हैं, सबसे कम वाला भी अगर पकड़ा जाए 148, 120, 89, 90 राउंड ऑफ, तो 90 को ही अगर एक्सप्लोर किया जाए, मैं बोलता हूं कि अगर यही मेरे बजट में आ रहा है,
151 किलोमीटर सर्टिफाइड रेंज, 90 किलोमीटर की स्पीड, कलर्स हो गए, और क्या क्या बोल रहे हैं, बैटरी कैपेसिटी 3 किलोवाट आवर्स हो गया, फिर उसके बाद टॉप स्पीड हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, फिजिकल की अनलॉक, कीलेस अनलॉक भी है, स्मार्ट कनेक्टिविटी। पता है ये वो फीचर्स हैं जो पहले ना हाई एंड स्कूटर्स में या कार्स में आते थे, तो इन्होंने सोचा कि यार वो जो फीचर्स को अगर हम बेसिक स्कूटर्स में भी डाला जाए, मतलब जो बिल्कुल इनकी फर्स्ट कैटेगरी में भी डाला जाए, ताकि जो मिडिल क्लास में ना उस पर एक फोकस है, ये नहीं कि जो हाई एंड वाले यूजर्स हैं उनको ही अच्छी अच्छी फैसिलिटीज दिए जाए, नहीं, इन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, उन फीचर्स को ना हम अपने बेसिक वेरिएंट वगैरह में भी देना चालू करेंगे, ताकि हमारा फोकस एक सेंटर ओरिएंटेड रहे, कस्टमर ओरिएंटेड रहे। चलिए अब एक काम करते हैं, डीआरएचपी की तरफ ही चलते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी के प्रमोटर हो गए भावेश अग्रवाल, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, काम करते हैं यहां से, कंपनी के प्रमोटर हो गए भावेश अग्रवाल, तो ये लेकर आ रहे हैं यहां पर फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल, मतलब ये दोनों का मिक्स्ड है, जो हम लोग हर बार अपने आईपीओ वीडियोस में देखते हैं, फ्रेश इशू है, ऑफर फॉर सेल है, कई आईपीओ होते हैं जो पूरा ओएफएस होते हैं, ये यहां पर दोनों मिलाकर बता रहे हैं। तो कंपनी ने कहा कि भाई हमें यहां पर 5500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू, यहां से 5500 करोड़ से फ्रेश इशू उठाना है, टोटल इशू साइज अभी निकल कर आएगा जब प्राइस बैंड आएगा, और कंपनी बोल रही है कि यहां से हम लोग इतना माल ओएफएस वगैरह में निकालेंगे। और कौन कौन नाम सामने आए जरा देख लेते हैं, भावेश अग्रवाल, इंडस ट्रस्ट, अल्फा वेव, एल्पाइन, डीआईजी, इंटरनेट फंड, मैकटाइन, मतलब ये काफी सारे लोग आ गए जो जो ये अपना ओएफएस वगैरह का इन्होंने पार्ट दिया, डिटेल्स ऑफ ओएफएस वगैरह है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, काफी सारा बड़ा प्रोस्पेक्टस है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक काम करते हैं, कंपनी के जो फाइनेंशियल्स वगैरह है, फाइनेंशियल्स पे चलेंगे। फाइनेंशियल्स कहां पर आ रहा है इनके पास, की इंडस्ट्री फाइनेंशियल्स की, तो डेफिनेटली ये पता है कि देखो एक जो न्यू एज ग्रुप कंपनीज है ना, जितनी भी न्यू एज ग्रुप कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ओला, उबर, उसके बाद पेटीएम अभी लिस्ट हुआ, फिर हो गया नाइका, जोमैटो, राइट, जितने भी ये न्यू एजेड कंपनीज या स्टार्टअप्स वगैरह है, ये तो क्लियर है कि ये लॉस वगैरह में ही रहने वाले हैं, मतलब स्टार्टिंग के जो ईयर्स होते हैं, इनिशियल ईयर्स, वो लॉस मेकिंग होते हैं। पहले तो समझते हैं वो लॉस मेकिंग क्यों होते हैं। देखो सपोज करते हैं कि अगर आज मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है, मुझे कोई ऑफिस बनाना है, मैंने सोचा यार एक काम करते हैं विग्नारा स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेट्स से होटल का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लोग आएंगे, स्टे करेंगे, मुझे पैसे देंगे, चले जाएंगे, राइट। बट ये सोचो होटल बनने में कितना टाइम लगेगा, क्या होटल 2 दिन में तैयार हो जाएगा, 2 हफ्ते में तैयार हो जाएगा, इनफैक्ट 2 साल में भी तैयार नहीं हो सकता। जब तक वो 2 साल में तैयार नहीं होगा तब तक मेरी जेब से ना कैश आउटफ्लोज होते रहेंगे, इनफ्लो कम होगा। आज ग्राउंड फ्लोर तैयार हुआ, फिर फर्स्ट फ्लोर तैयार हुआ, सेकंड फ्लोर तैयार हुआ, थर्ड फ्लोर तैयार हुआ, फिर जाके मैं थोड़ा थोड़ा सा फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे लोगों को रूम कीज वगैरह देना स्टार्ट करूंगा। इसी तरीके अगर सोचते हैं कि यार इन्होंने जो अपनी फैक्ट्री वगैरह सेटअप करी है, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में आने वाले हैं, फैक्ट्री वगैरह सेटअप करी है, तो डेफिनेटली समझो क्या फैक्ट्री में पहले दिन से ही प्रोडक्शन चालू हो गया होगा, डेफिनेटली नॉट। फैक्ट्री के लिए लैंड लिया होगा, बिल्डिंग बनाई होगी, मशीनरीज वगैरह रखी होंगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रोडक्शन चालू करा होगा, सर्टिफाइड लिया होगा, गवर्नमेंट से लाइसेंस वगैरह लिया होगा, फिर उसकी फीस वगैरह गई होगी, रजिस्ट्रेशन कराया होगा, फिर उसके बाद जाकर इन्होंने स्कूटर्स वगैरह सेल करना स्टार्ट करा। तो यहां पे अब प्रोडक्शन चलती रहेगी, यहां से धीरे धीरे इनके वापस से कैश फ्लोज आ जाएंगे। तो ये जो मेन फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना लैंड की, बिल्डिंग की, वो स्टार्टिंग के ईयर्स में डेफिनेटली लॉस मेकिंग देगी अगर आप स्टार्टअप वगैरह हो, क्योंकि आपको एडवर्टाइजमेंट भी करना है, अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, फिर धीरे 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 जैसे आप ब्रांड बनते जाते हो तो डेफिनेटली वहां पर आपकी माउथ मार्केटिंग होती चली जाती है। तो हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल्स वगैरह की, ये 248 पेज पे इन्होंने अपने रिकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। अब ये रुपीज इन मिलियन है, रुपीज इन मिलियन है, समझते हैं कि कंपनी क्या क्या बोल रही है। एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली ऐसे ही पढ़ लेते हैं। यहां से अगर मैं समझता हूं, ये आ गया फिक्स्ड एसेट्स, ये आ गया करंट एसेट्स, फिर उसके बाद ये आ गया इनका कंपनी का टोटल पार्ट। जरा इसको समझते हैं और इसको ऐसे बैलेंस करते हैं, मच बेटर। यहां से अगर मैं समझना स्टार्ट करूं, मार्च 21 फुल ईयर, मार्च 22 फुल ईयर, मार्च 23 फुल ईयर, और ये हो गया एक क्वार्टर का। अगर इसको पूरा, ये फिक्स्ड एसेट है, ये वेरिएबल है, अगर मैं यहां पे डायरेक्टली आता हूं, ये आ गया वो पार्ट।
तो पहले इनके पास एसेट्स थे 21,000 मिलियंस के, डबल से भी ज्यादा हो गए 53 मिलियन, ऑलमोस्ट 54, 55,000 मिलियंस, 57,000 हर साल में। और ये तो जबकि एक क्वार्टर का है, हर क्वार्टर में, हर साल में 2000 मिलियंस के, 2000 मिलियंस के एसेट्स वगैरह जोड़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर इनिशियल ईयर्स की बात की जाए ना, ये देखना, ये फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट 2413 का एक जंप आया फिक्स्ड एसेट्स में। तो ये वो मैं चीज की बात कर रहा था, जब कंपनी पहले स्टार्टिंग में काम करेगी ना, कोई भी चीज ले लो, अगर मान लो मुझे किसी भी चीज की मशीनरी लगानी है, मुझे बिस्किट की फैक्ट्री लगानी है, ब्रेड की फैक्ट्री लगानी है, पिज्जा आउटलेट खोलना है, आप क्या एक्सपेक्ट करो कि मैं आज पिज्जा आउटलेट खोलूं और कल से कस्टमर्स की लाइन लग जाए और मैं पिज्जा बेच के ढेर सारा अमीर बन जाऊं? डेफिनेटली नॉट। पहले वो एक लैंड लेगा, लाइसेंस लेगा, फिर उसके बाद मशीनरी लगाएगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा, पैम्फलेट बांटेगा, रॉ मटेरियल स्टोर करेगा, फिर एक पिज्जा बिकेगा 10, 20, 50, फिर वो माउथ मार्केटिंग होगी। तो ये यहां पर वो फिक्स्ड कॉस्ट है जो स्टार्टिंग में कंपनी को लगानी पड़ती है, और ये एक बारी में चल गई ना, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक आपको ऐसे पैसा बनाकर देती रहेगी। ये थोड़ी हर साल मशीनरी लगाते रहोगे, नहीं, एक बार मशीनरी लगाई, उसको काम करने दो। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स पे हम लोगों ने ये पार्ट भी देख लिया, ये पार्ट भी देख लिया, और नेक्स्ट पार्ट पे है तो ये इनके बुक मैनेजर्स हो गए, लीड मैनेजर्स आएंगे अभी, फिर उसके बाद ये भी काम का नहीं लग रहा, टेबल ऑफ कंटेंट्स, डेफिनेशन, एब्रीविएशंस हो गए, ऑफर डॉक्यूमेंट समरी हो गया, कन्वेंशन, प्रेजेंट फाइनेंशियल्स, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, काम करते हैं। तो 5, 6 ये भी आ गया, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने, रिस्क, ये वो, शेयर होल्डर, सब्सिडरी, टर्म्स, अलॉटीज, एंकर्स, 1 मिनट, और 8 पेज तक तो हम ऑलरेडी आ चुके हैं, बिड, बैंकर्स, क्लाइंट, डेमोग्राफिक, डिजाइन, नीचे आ जाते हैं, ये भी देख लिया हम लोगों ने। प्राइस बैंड, अभी प्राइस बैंड नहीं आया है, ये देखो ये कॉलम है, प्राइस बैंड रेंजिंग, अभी प्राइस बैंड नहीं आया है, जैसी प्राइस बैंड आएगा वैल्यूएशंस आएंगे, हर बार की तरह एक डिटेल्ड एनालिसिस फेयर व्यू में डेफिनेटली यहां पर डालूंगा कि कितना क्यूआईबी का है, कितना पब्लिक का है, कितना रिटेल वालों का है, ये सब हम लोग डिटेल में वापस से जाएंगे, डोंट वरी फॉर दैट। नेक्स्ट पार्ट पर, और यूपीआई बिड, सर्कुलर्स, ये वो सब हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आओ यार, कुछ काम का आ जाए तो मजा आ जाए। ये पी रेशियो, ये वो, और क्या है, ये आ गया, ये काम की चीज एक लग रही है, जरा पढ़ते हैं इस लाइन को, जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा, मच बेटर। कंपनी क्या कहती है, वी आर अ प्योर ईवी प्लेयर, हम लोग प्योर ईवी प्लेयर हैं। ये नहीं कि हम पेट्रोल में भी काम कर रहे हैं, हम डीजल में भी काम कर रहे हैं, हम सीएनजी में भी, नहीं 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 भैया, हम प्योर ईवी प्लेयर हैं। हमारा फोकस ही, जैसे ऐसे ना फोकस, हमारा फोकस ही ईवी पर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर है। प्लेयर इन इंडिया बिल्डिंग वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। अब ये वर्टिकल स्ट्रैटेजी है क्या, पहले इसको समझते हैं, राइट। देखो वर्टिकल का मतलब है 1, 2, 3, मतलब इस तरीके से लाइन में, मतलब ये काम अपना करेगा, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट डाल दिया, यहां पर डिजाइन का पार्ट डाल दिया, इन हाउस ही डाल दिया, ये सेंटर लाइन हो गई, ये दूसरी वर्टिकल हो गई, तो ये तीनों अपना अपना काम करते रहेंगे, एक मेसअप नहीं होता, उसको बोलते हैं वर्टिकल स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, कहां गया, वर्टिकल टेक्नोलॉजीज कैपेबिलिटीज फॉर ईवीज एंड ईवी कंपोनेंट्स, वी मैन्युफैक्चर्स EVs एंड सर्टेन कोर EV कंपोनेंट्स, मतलब खुद जो उनके कंपोनेंट्स भी हैं, ये नहीं उसको आउटसोर्स कर रहे हैं, खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं। ओला फ्यूचर फैक्ट्री जो इनकी सब्सिडरी हो गई, वी हैव डिलीवर्ड 4 प्रोडक्ट्स एंड एडिशनली अनाउंस 6 न्यू प्रोडक्ट्स। ये वो काम है जो आगे जाके बढ़ेगा, 6 न्यू प्रोडक्ट्स। वी आर बिल्डिंग आवर EV हब इन तमिलनाडु, इंडिया, compromising our Ola future factory and EV manufacturing, upcoming Ola Giga factory। अब एक और सेल मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनी लगा रहे हैं, सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए ओला गीगा फैक्ट्री एंड को लोकेटेड सप्लायर्स। वी ऑपरेट अ डायरेक्ट टू कंज्यूमर, डायरेक्ट टू कंज्यूमर बेचते हैं, ये नहीं कि पहले यहां पे रखो फिर वहां रखो, तो यहां पे जो लेयर्स बनती जाती है ना, वो मार्जिन ऐड करती रहती है और वो कस्टमर को भारी पड़ता है। तो इन्होंने कहा हम लोग डायरेक्ट भैया कंज्यूमर को बेचेंगे, जो आपने कई बार शार्क टैंक वगैरह में भी सुना होगा, D2C वर्ड। ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अक्रॉस इंडिया, कंप्राइजिंग 935 एक्सपीरियंस सेंटर्स एंड 414 सर्विस सेंटर्स। कंपनी ने कहां से 1 या 2 से स्टार्ट करा था, अभी कंपनी 935 वगैरह पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे भी पढ़ लेते हैं, इंडस्ट्री इन विच आर कंपनी ऑपरेट्स। ये वो जो ईवी वगैरह के हम लोग बात कर रहे थे, जो ईवी फ्रंट धीरे धीरे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये देखो
E2W penetration in India is expected to expand from approximately 4.5% domestic 2 watt registrations in fiscal this etc component और CAGR 11% से ये कंपनी इजीली यहां पर ग्रोथ दिखा रही है। 11% के आसपास से कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, इंडस्ट्री ग्रोथ दिखा रही है इनफैक्ट, जो कि यहां पर एक पॉजिटिव चीज नजर आ रही है। अब यहां पर तो हम लोगों ने देख लिया कि यहां पर 935 एक्सपीरियंस सेंटर थे। मेन फोकस पता है किस चीज का था? ये देखो यहां पर चलते हैं और सबसे एक काम करते हैं, यहां पे जरा कंपनी की वेबसाइट पे क्या कह रहा है। सॉफ्टवेयर हो गया, सेल टेक हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, परफॉर्मेंस, डिजाइन, एक्सपीरियंस सेंटर। अगर एक्सपीरियंस सेंटर पे क्लिक किया जाए तो बेस्ट पार्ट पता है क्या लग रहा है? अगर मान लो मुझे समझना है कि काम कैसे करता है, स्कूटर का डिजाइन लेना है, टेस्ट राइड लेना है, तो मान लो यहाँ पे मैं बैंगलोर पे गया, बैंगलोर का नाम सामने आ गया। अब जैसे मैं हूँ दिल्ली एनसीआर से, तो मैं दिल्ली एनसीआर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने दिल्ली एनसीआर सेलेक्ट करा तो ये आ गया पीतमपुरा में है, विजिट शेड्यूल कर सकते हो। फिर उसके बाद नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, फिर ये न्यू दिल्ली हो गया। तो यहाँ पे जाके ना जहां पहले एक एक्सपीरियंस सेंटर से इन्होंने स्टार्ट करा था, वहां पर मतलब अगर जर्नी देखी जाए ना तो पहले जर्नी कैब्स में थी, फिर कैब से धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल में आए। कहां 2021 में अपनी इन्होंने एक एक फैक्ट्री डाली। फिर उसके बाद धीरे धीरे S1 Pro लॉन्च कर दिया दिसंबर में। फिर उसके बाद एक R&D डेवलपमेंट खोल दिया। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस सेंटर, और अब 935 एक्सपीरियंस सेंटर हो गए। और किसी भी सिटी से हो, दिल्ली, इनपाट, दुर्ग, दुर्गापुर हो गया, ईस्ट रोड, गांधीनगर, गुजरात, गोवा, गुवाहाटी, ग्वालियर, मतलब जहां भी हो वहां से सेलेक्ट करके हम अपना एक्सपीरियंस सेंटर वगैरह पे जाके विजिट शेड्यूल कर सकते हैं। अब डेफिनेटली जैसे हम लोगों ने DRHP वगैरह में देखा कि खुद की बैटरी पे भी काम कर रहे हैं, मतलब खुद का बैटरी कंपोनेंट्स। ओला गीगा फैक्ट्री, मतलब इंडिया की सबसे बड़ी सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री पे ये काम कर रहे हैं। बट जैसे जैसे मेन पॉइंट्स वगैरह हम लोगों ने कवर करे कि भाई फाइनेंशियल्स अभी लॉसेस में है, OFS भी आ रहा है, तो यहां पर जैसे जैसे प्राइस बैंड आएगा, डेट्स फाइनल होंगी, प्राइस बैंड आएंगे, वैल्यूएशंस आएंगे, और हर बार की तरह मैं अपना एक फेयर रिव्यू रखूंगा कि हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। वो डिपेंड करेगा किस टाइप की वैल्यूएशंस वगैरह पे आएंगी। ये अभी हमारा एक प्री होमवर्क था कि ओला का काम किस तरीके से चल रहा है। डेफिनेटली यहां से देखकर तो लग रहा है कि कंपनी एक्सपैंड वगैरह ही कर रही है डेफिनेटली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हाँ, धीरे धीरे फाइनेंशियल एसेट्स तो बढ़ रहे हैं। हाँ, हो सकता है आगे जाके धीरे धीरे लॉस मिनिमाइज हो जाए, जब तक इनका वापस से प्राइस बैंड आएगा या डेट्स आएंगी, IPO मेन बोर्ड पे लेकर आएंगे। हो सकता है 1 या 2 क्वार्टर के और रिजल्ट्स वगैरह आ जाए तो उससे और एक फेयर रिव्यू मिल जाएगा। जब आएगा डेफिनेटली मैं एक और डिटेल एनालिसिस बनाऊंगा वापस से कि किस तरीके का IPO है, कितने लॉट्स लगाना है या नहीं लगाना है। चलिए, अच्छा एक चीज और, आपको क्या लग रहा है कि ओला का IPO अभी तक कैसा है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना रिव्यू दे सकते हो। वीडियो पसंद आए हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।